हेलो, गुड मॉर्निंग टू 10th क्लास। हमने इस बुक के अर्थात हमारे भूगोल के 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और ये 4th लेसन है एग्रीकल्चर कृषि। इसको पढ़ने के बाद ये भी हमारा हाफ हो जाएगा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। कृषि के बारे में आप सब जानते हैं कि हमारा जो देश है भारतवर्ष वो कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि ने हमारी लगभग 60 से 65% जनसंख्या को रोजगार दिया हुआ है। तो आप सब जानते हैं कि भारत में एक बड़े भाग पर खेती की जाती है, इसलिए हम इसे एक कृषि प्रधान देश कह सकते हैं। इसकी जो कुल जनसंख्या है उसका एक बहुत बड़ा भाग अर्थात टू थर्ड का मतलब 66 खेती कार्यों में लगा हुआ है और उसी से अपना गुजारा करता है। जीविका उपार्जन का मतलब गुजारा करता है। कृषि जो है आपने पढ़ा हुआ है पीछे कि एक प्राथमिक क्रिया है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न यानी खाने का अन्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त हमारे लिए हमारे उद्योगों के लिए कच्चा माल ही पैदा करती है। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले हैं, इनका भी वहाँ से उत्पादन किया जाता है और फिर हम इसको निर्यात का मतलब क्या है, अपने देश से कोई भी सामान जब दूसरे राज्य में या स्टेट में या दूसरे देश में भेजा जाता है तो उसको निर्यात बोलते हैं। इसी तरह एक वर्ड और है आयात। जब हम विदेशों से कुछ सामान मंगवाते हैं या दूसरे राज्य से मंगवाते हैं तो वो आयात कहलाता है। तो अब है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। ये हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन। अब टाइप्स ऑफ कृषि एग्रीकल्चर, ये भी आपने 8th क्लास में अच्छी तरह पढ़ रखा है। 8th क्लास जो आपकी थी उसमें आपने इसको अच्छी तरह पढ़ रखा है। हमारे देश की बहुत प्राचीन जो आर्थिक क्रिया है वो है कृषि। पिछले हजारों वर्षों के दौरान हमारे भौतिक, पर्यावरणविद, प्रौद्योगिक और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। अर्थात जो खेती हमने करते आए हैं उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक अनेक टाइप्स हैं खेती के। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि के जो तंत्र हैं वो पाए जाते हैं। नंबर 1, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि या प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। यानी नाम से ही पता चल रहा है जीविका निर्वाह, अर्थात यहाँ पर जो खेती की जाती है उससे सिर्फ गुजारा गुजारा होता है। तो इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि के भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम आदिम यानी प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल वाले औजार, कृषि औजारों जैसे लकड़ी का हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी का परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। यानी उनके पास कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, सारे परिवार के सदस्य मिलकर काम करते हैं खेतों में और पुराने औजार हैं जैसे लकड़ी के हल हैं या और दूसरे उपकरण हैं उनसे काम करते हैं। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसलें उगाने के लिए अन्य पर्यावरण परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यानी ऐसी कृषि कहाँ कहाँ होती है जहाँ पर मानसून की वजह से पानी ठीक ठाक बारिश हो जाए, मिट्टी वहाँ की उपजाऊ हो और फसल उगाने के लिए जो पर्यावरण की दूसरी परिस्थितियाँ हैं वो उपयुक्त हों। अब इस जो टेक्निक है या टाइप्स है इसमें पहला नाम आता है कर्तन दहन प्रणाली कृषि। समझ में आई? ये वही चीज़ है जो आपने 8th में पढ़ा था इसका, और 9th में ही पढ़ा था आपने। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। यानी पहले जमीन का जो टुकड़ा होता है जिस पर खेती करनी है उस पर घास फूस, पेड़ या जो भी जंगली पेड़ पौधे हैं उनको वहाँ से काटा जाता है, तो उसको साफ किया जाता है।
और इसके बाद वो अपने परिवार के गुजारे के लिए अनाज और अन्य खाद्य सामग्री उगाता है। जब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, तो किसान उस भूमि के टुकड़े को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह पर चले जाते हैं और कृषि के लिए दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता को यानी जब एक जगह को छोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर अपने आप उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक क्योंकि किसान आज की तरह ये जो डीएपी है, यूरिया है, इस तरह का प्रयोग नहीं करते थे और ना ये होता था। इस प्रकार कृषि की उत्पादकता कम हो जाती थी और इसलिए उनको ज़मीन छोड़कर जाना पड़ता था। देश के विभिन्न भागों में इसी प्रकार की कृषि को अनेक नामों से पुकारा जाता है। अब ये टाइप्स वो आगे इसके अलग अलग राज्यों में क्या क्या नाम दिया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है अभी। उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम खेती कहा जाता है। मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से दीपा कहा जाता है। अब जो झूम है इसका और डिटेल में वर्णन किया गया है। इसको कर्तन दहन प्रणाली कहा जाता है। इसको मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोक्का, मध्य अफ्रीका में मसोल्ले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से पुकारा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत में यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से की जाती है। मध्य प्रदेश में इसे बेबर कहते हैं या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामडाबी या कोमान या बरिंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्ट्रे, हिमालयन क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरुबा और उत्तर पूर्व प्रदेशों में झूम। तो ये इसके टाइप्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। जब ये पूछा जाएगा कर्तन एवं दहन प्रणाली क्या है तो उससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये भी पूछ सकते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकते हैं। फिर इसके अलावा है रिंझा, असम में और डिफू के बाहरी क्षेत्रों में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती, ये वैसे ही कहानी बता रखी। रिंझा लड़की है, ये अपने परिवार के साथ बाहरी क्षेत्र में रहती है असम में। वह अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काट कर व जलाकर साफ करके देखकर बड़ा उसे खुशी महसूस होती है। वह प्राय परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचाई करती है और अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो जाए यहाँ रहना चाहती है। परंतु इस छोटी बच्चे को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी नहीं पता, यानी कुछ समय बाद भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी, इसके बारे में कुछ नहीं पता इसको, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष भूमि के नए टुकड़े की तलाश करनी पड़ेगी। अब है भी गहन जीविका कृषि। गहन यानी यहाँ पर जमीन का टुकड़ा छोटा होता है लेकिन यहाँ पर आधुनिक यंत्रों द्वारा खेती की जाती है। देखिए, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है, यानी जनसंख्या ज़्यादा है, जमीन कम है। यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशकों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, यानी रासायनिक केमिकल का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी खेतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। ये आप सबको पता है कि लगातार खेती बढ़ने के कारण इसका खेत का जो साइज़ है वो छोटा होता जा रहा है। आने वाली हर पीढ़ी की में छोटा होता जाता है और इससे कोई फ़ायदा भी नहीं होता और किसानों द्वारा कोई और रोज़गार उनके पास है नहीं, किसानों के पास कोई दूसरा रोज़गार है नहीं और अन्य कम से कम भूमि पर यानी कम से कम भूमि पर अधिक से अधिक फसल उगाना चाहते हैं। इस कारण कृषि भूमि का भार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये शॉर्ट में ही बताया है, अभी डिटेल में आप दूसरी बुक से मदद ले सकते हैं। अब वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि जिस कृषि का उत्पादन बेचने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेश यानी आधुनिक तौर तरीकों द्वारा की जाती है, जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों का प्रयोग करके, हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशकों के प्रयोग से
उच्च ज़्यादा पैदावार प्राप्त की जाती है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की यानी बिक्री की प्रमुख फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका यानी खाने के काम आती है। अब टाइप्स है रोपण कृषि। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है, यानी एक ही फसल उगाई जाएगी और खेत को 5 या 7 खेत को एक खेत मान लिया जाता है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक इंटरफेस है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है और अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाए, यानी यहाँ पर पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और मजदूरों से भी काम लिया जाता है। इससे जो सारा प्रोडक्ट तैयार होता है वो कच्चे माल के रूप में बेच दिया जाता है। भारत में क्या क्या उगाया जाता है? चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। क्योंकि रोपण कृषि में उत्पादन बेचने के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये रोपण कृषि आप समझ गए होंगे कि बहुत लंबे चौड़े एरिया में होती है। अब शस्य प्रारूप। शस्य प्रारूप का मतलब होता है बदलना। आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों को बहुलताओं के बारे में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धति और शस्य परिवर्तनों में प्रतिबिंबित होता दिखाई देता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाने वाले और रेशे वाली फसलें, सब्जियों, फल, मसाले आदि शामिल किए जाते हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी, आप सबको पता भी होगा इसका। हमारे देश में जिन फसलों को शीत ऋतु से हमारे देश में जिन फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर और दिसंबर के बीच में बोए जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के बीच में कटाई की जाती है, यानी सर्दियों में नवंबर दिसंबर में तो ये फसलें बोई जाती हैं, हो सकता है अक्टूबर में भी हो जाएं। अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है और गर्मी में काट लिया जाता है, अप्रैल मई में काट लिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? रबी की फसल। जैसे गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों रबी की फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के बहुत बड़े भाग में बोई जाती हैं। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है गेहूं उत्पादन राज्यों के नाम बताइए। शीत ऋतु में, अब शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा यानी सर्दियों में बारिश होती है, आप सबको पता है, और इस किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। इन फसलों के लिए अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी रबी की फसलों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। भारतीय भूभाग के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के प्रवेश करने के साथ ही खरीफ की फसलों की बुवाई की जाती है, यानी फिलहाल अब का टाइम, अब जो टाइम चल रहा है मानसून, आप देखते भी होगी कि बारिश स्टार्ट हो चुकी है। केरल में मानसून पहुंच चुका है 1 जून से ही, और हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी किसी भी अभी मानसून यहाँ नहीं पहुंचा है, लेकिन प्री मानसून है, ये मानसून से पहले की बारिश है, बारिश हो जाती है। तो मानसून के प्रवेश करने के साथ ही खरीफ फसलों की बुवाई की जाती है और उसे पुनः पक जाने के बाद सितंबर से अक्टूबर माह में इसको काट लिया जाता है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में क्या क्या है? अभी चावल है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, तूर को हरड़ बोलते हैं आप लैंग्वेज में, लेकिन होता है अरहर। मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में भी बोया जाने लगा है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलों के नाम बता रखे अभी। ओस, दमन और बोरो बोई जाती, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से ये, यानी आप सबको धान की 3 फसलें दिया गया है, 1 नंबर का प्रश्न है ये, पूछा जा सकता है। रबी और खरीफ फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में
बोई जाने वाली फसलों को जायद फसलें कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो रबी, खरीफ और जायद वाला है 2 से 3 बार पूछा जा चुका है हरियाणा बोर्ड में, तो इनको याद रखना अच्छी तरह से। जायद ऋतु में मुख्य तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 साल लगता है। तो यहीं तक आज हम पढ़ेंगे। आपको कोई मुश्किल हो, समस्या हो तो मेरे को बताना भी, और जो इसमें इंपॉर्टेंट पर्सन बन रहे हैं वो आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी केयरफुली।